आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और खबरों की तफसीलात में आपका मेज़बान फ़हीम अहमद। और सुर्खियों पर सबसे पहले एक नज़र। कोलकाता के आरजीकर अस्मत दरी कत्ल मामले में सियालदा कोर्ट ने सुनाया फैसला। संजय राय को करार दिया कसूरवार, पीर को होगा सजा का ऐलान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत मुल्क भर के 50,000 से ज्यादा गांवों में 65 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड किए तकसीम। कहा, स्वामित्व योजना से देही जिंदगी में आई है तब्दीली। दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर सियासी जंग जारी। बीजेपी ने आप लीडर और साबिक डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बनाया निशाना। कहा, हलफनामा दाखिल करके बताए कहां से मिले 1.5 करोड़ रुपए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ के दौरान संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ को बताया एक रूहानी और सकाफती त्योहार। और खेल की खबरों में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों के वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम का ऐलान। रोहित शर्मा होंगे कप्तान, जबकि सुमन गिल होंगे नायब कप्तान। जसप्रीत बुमराह का नाम भी चैंपियंस ट्रॉफी टीम में शामिल। अब खबरें तफसील से। कोलकाता की एक खुसूसी अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टर की अस्मत दरी और कत्ल के मामले में आज फैसला सुनाते हुए मुलजिम संजय राय को मुजरिम करार दिया। अदालत ने कहा कि मुलजिम को पीर को सजा सुनाई जाएगी। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल 11 नवंबर को मुकदमे की समाअत शुरू होने के 68 दिन बाद यह फैसला सुनाया गया था। डॉक्टर की लाश 9 अगस्त को कॉलेज के अंदर सेमिनार हॉल से बरामद हुई थी। कोलकाता पुलिस ने इस मामले में संजय राय को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने भी अपनी तहकीकात में संजय राय को अस्मत दरी और कत्ल केस में वाहिद मरकजी मुलजिम नामजद किया। तहकीकात के दौरान सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष को भी सबूत के साथ छेड़छाड़ के इल्जाम में गिरफ्तार किया था, जिन्हें हाल ही में खुसूसी अदालत ने जमानत पर रिहा किया था। मरकजी वजीर सुकामता मजूमदार ने आरजीकर अस्मत दरी और कत्ल केस में सियालदा अदालत के फैसले पर कहा कि तहकीकात दस्तयाब सबूतों पर मुनहसर हुई है। दस्तयाब शवाहिद की बुनियाद पर संजय राय को कसूरवार ठहराया गया है। ये आरजीकर एक ऐसा कांड है जो पूरे बंगाल में सरफेस में ले आया कि बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। इन्वेस्टिगेशन निर्भर करता है कि अवेलेबल प्रूफ के ऊपर, तो प्रूफ जितना मिला उसके ऊपर संजय राय को कन्विक्टेड किया गया। 5 दिन जैसे मैंने पहले बताया कलकत्ता पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, तो इसका मतलब है आप समझ सकते हैं क्या। लेकिन ये सवाल जो परिवार ने उठाया वो लाजमी सवाल है, और हम भी मानते हैं कि सडनली एक महिला को पकड़ के रेप कर दिया एक डॉक्टर को, ये तो मुझे भी अटपटा रखता है। और मुझे लगता है कि इस महिला डॉक्टर ने कुछ इन्होंने जान लिया था, और अगर सामने आ जाता मुख्यमंत्री जी का कुछ प्रॉब्लम हो जाता ममता बनर्जी का, इसलिए करवाया जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत 65 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए। पीएम ने वर्चुअल मीडियम के जरिए 50,000 से ज्यादा देहातों में जायदाद मालिकान में से ये कार्ड तकसीम किए। ये गांव 10 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 230 से ज्यादा अजला में फैले हुए हैं। वज़ीर आज़म ने वर्चुअल मीडियम के जरिए स्कीम के इस्तेफादा कुंदगान से बातचीत भी की। पीएम ने इस मौके को देही मईशत के लिए तारीखी करार दिया। पीएम ने कहा कि अब तक 2.25 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड तकसीम किए गए हैं, जिससे देहात में रहने वाले लोगों को बहुत फायदा हुआ है। कानूनी दस्तावेज मिलने के बाद लाखों लोगों ने अपने घर, अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से लोन लिया है। इस पैसे से उन्होंने गांव में अपना छोटा मोटा व्यापार शुरू किया है।
इनमें से बहुत सारे छोटे और मझोले किसान परिवार हैं। इनके लिए ये प्रॉपर्टी कार्ड आर्थिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी बन चुके हैं। अवैध कब्जों से, कोर्ट में लंबे विवादों से हमारे दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार ही सबसे अधिक परेशान थे, उससे वही प्रभावित थे। अब कानूनी प्रमाण मिलने से उनको इस संकट से मुक्ति मिल रही है। देही भारत की तरक्की को अपनी हुकूमत को तरजीह करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जारी रखने और सस्ती खादों की फराहमी से मुतालिक हालिया फैसलों का जिक्र किया। देहातियों के इमलाक के हुकूक को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछली हुकूमतों ने इसको नजरअंदाज किया था। एक आकलन है कि सभी गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड बनने के बाद 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की आर्थिक गतिविधि का रास्ता खुल जाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी पूंजी देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ने जा रही है। साथियों, आज हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से ग्राम स्वराज को जमीन पर उतारने का प्रयास कर रही है। स्वामित्व योजना से गांव के विकास की प्लानिंग और उस पर अमल अब काफी बेहतर हो रहे हैं। आज हमारे पास स्पष्ट नक्शे होंगे, आबादी के इलाकों का हमें पता होगा, तो विकास के काम की प्लानिंग भी सटीक होगी और गलत प्लानिंग के कारण जो बर्बादी होती थी, जो रुकावटें आती थी, उससे भी मुक्ति मिलेगी। और स्वामित्व योजना के इस्तेफादा कुनंदगान ने वज़ीर-ए-आज़म के साथ बातचीत में अपने तजुर्बात का तबादला किया। मध्य प्रदेश के सियोनी जिले के एक इस्तेफादा कुनंदगान मनोहर ने इस स्कीम से हासिल होने वाले फवाइद के बारे में बताया। साहब, पहले में क्या है, मेरे पास कागज नहीं थे मकान के, तो मेरे को लोन लेने में सहूलियत नहीं थी। आज मेरे पास में मतलब मकान के कागज है, तो मेरे को आज लोन लेने में फायदा होता है, क्योंकि किसी बैंक पे जाता हूँ तो मेरे को लोन मिल जाता है। चलिए मनोहर जी, बहुत अच्छा लगा आपके केंद्र सरकार की योजना से आपके जीवन की मुश्किलें कम हुई। ये मेरे लिए बहुत ही सुखद है और यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि स्वामित्व योजना के माध्यम से आप जैसे लाखों परिवारों की आमदनी भी बढ़ रही है। जी सर। हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि देश के हर नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा रहे, उसके जीवन में सुगमता आए। स्वामित्व योजना इसी सोच का विस्तार है। महाराष्ट्र के नागपुर के एक इस्तेफादा कुनंदन रोशन पाटिल ने कहा कि स्वामित्व योजना बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि इससे देही भारत में बड़ी तब्दीली आ रही है। स्वामित्व योजना की वजह से लोगों का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है सर। हमारे गांव में किसी ने तो दुकान डालने के लिए लोन लिया है। पहले तो मतलब कुछ नहीं कर सकते थे सर, खेती के भरोसे लोन भी नहीं मिलता था, घर के भरोसे भी लोन नहीं मिलता था। लेकिन स्वामित्व कार्ड आने की वजह से सबको आसानी से लोन मिल रहा है। इसकी वजह से लोग अपना अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं और खेती भी कर रहे हैं, इसलिए उनकी इनकम डबल हो गई है सर। और आसानी से अपना घर बाल बच्चे सब पाल रहे हैं और आसानी से खुशहाली से जीवन जग रहे हैं सर अभी। चलिए रोशन जी, आपने अपने गांव के भी और लोग लाभ ले रहे हैं, इसका वर्णन किया और मैं भी चाहूंगा गांव के सब लोग इन व्यवस्थाओं का फायदा उठाएं। और आपने तो घर भी बनाया, खेती में भी सुधार किया और आपकी इनकम भी डबल हो गई। और जब घर बन जाता है, पक्की छत होती है, तो रुतबा भी जरा गांव में बढ़ जाता है। तो आपका भी सर, इसका सारा श्रेय आपको जाता है सर। आपको बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं सर मैं। चलिए, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं।
जी सर, नागपुर वालों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सबको। थैंक यू सर, थैंक यू। दिल्ली असम्बली इंतखाबात को लेकर तमाम पार्टियों की जानिब से वादों का दौर जारी है। आज आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में रहने वालों किराएदारों के हवाले से एक नया वादा किया है। केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनती है तो यहाँ रहने वाले किराएदारों को भी मुफ्त बिजली और पानी का फायदा मिलेगा। मैं जहां भी जाता हूं तो किराएदार मेरे को घेर लेते हैं, कहते हैं जी आपके अच्छे स्कूल हैं, उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक का मिल रहा है, अस्पतालों का मिल रहा है, फ्री बस सेवा का मिल रहा है, फ्री तीर्थ यात्रा का मिल रहा है, लेकिन आपके फ्री बिजली और पानी का बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि चुनाव के बाद, हमारी सरकार बनने के बाद, हम ऐसी योजना लेके आएंगे और ऐसा वो बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे जिससे किराएदारों को भी फ्री बिजली और फ्री पानी का बेनिफिट मिलना चालू हो। तो मैं सभी किराएदारों को बधाई देना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा कदम होगा। दिल्ली बीजेपी के सदर वीरेंद्र सचदेवा ने मनीष सिसोदिया पर शदीद तनकीद की। सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की हुकूमत में वजीर तालीम थे। उन्होंने मनीष सिसोदिया के इंतखाबी हलफनामे में 1.5 करोड़ रुपए के कर्ज के जिक्र पर सवाल उठाया है। बीजेपी के रियासती सदर ने कहा कि शराब पॉलिसी के दौरान उनके 3 जानने वालों ने उन्हें 1.5 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, जो कि गैर मामूली और गैर यकीनी है। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। 2026 करोड़ जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि शराब घोटाले में घालमेल हुआ है, 2026 करोड़, तो ये 1.5 करोड़ भी उसके बाद आता है। देने वाले जो सज्जन है वो एक श्रीमान कोई रोमेश चंद्र मित्तल है, 80 लाख रुपए, और एक श्रीमान गुणित अरोड़ा है, उन्होंने 58 लाख रुपए दिए। पैसा आया कहां से उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये है कौन? शराब के व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं पूछूं कौन है ये लोग। लेकिन जांच का विषय तो है और हम लिखेंगे भी जांच के लिए। बीजेपी लीडर बांसुरी स्वराज ने 8वीं पे कमीशन को मंजूरी देने के लिए मरकजी हुकूमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि इससे रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन को माली तक़वियत मिलेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के यानी कि 8th पे कमीशन के गठन के मंजूरी दे दी है। इससे आप देखेंगे कि पूरे भारत में 48.62 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इससे लाभ होगा। 67.85 लाख पेंशन भोगियों को लाभ होगा। और अगर हम केवल अपनी दिल्ली, अपनी राजधानी की बात करें तो 4 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को इससे फायदा मिलेगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी MUDA स्कीम केस में 300 करोड़ रुपए की 14 गैर मनकुला जायदादें जब्त की हैं। जब्त शुदा जायदादें मुख्तलिफ अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड हैं। दरअसल ये कार्रवाई मुडा ने ज़मीन की अलॉटमेंट में मुबैना बेज़ाबगियों की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात के सिलसिले में की। वज़ीर आला सिद्धारमैया पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपनी सियासी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपनी बीवी BM पार्वती के नाम पर 14 प्लॉटों का मुआवजा हासिल करने के लिए मुडा की तरफ से हासिल करदा 3 एकड़ 16 गुना अराजी के बदले में मुआवजा हासिल किया। ईडी इस मामले में वज़ीर आला सिद्धारमैया से भी पूछगछ कर सकती है। इस मामले में वज़ीर आला सिद्धारमैया की बीवी BM पार्वती को 14 प्लॉटों की मुंतकली में की गई बेज़ाब्तियों के सबूत मिले हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल ने कल रात अच्छी कारकर्दगी और तालमेल का शानदार मुजाहिरा करते हुए एक डेडिकेटेड ग्रीन चैनल बनाया, जिससे एक अतिया दहनगान के दिल को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक तेज और बिला रुकावट पहुंचाया जा सका। कल रात मेट्रो के जरिए LB नगर के कामने टी अस्पताल से लकड़ी के पुल इलाके में वाक़े गलीनी गिल्स ग्लोबल अस्पताल का ट्रांसप्लांट के लिए अतिया करने वाले दिल को पहुंचाया गया था।
इस दौरान 13 स्टेशनों के जरिए 13 मिनट में 13 किलोमीटर का फासला तय किया गया। ग्रीन कॉरिडोर के जरिए अतिया करने वाले दिल को बर वक्त पहुंचाकर जिंदगी बचाने के मिशन में कीमती वक्त बचाया गया। यह गैर मामूली कोशिश मोहतात मजबूत बंदी और मनसूबाबंदी और हैदराबाद मेट्रो रेल तिब्बी पेशावर अफराद अस्पताल के हुक्काम के दरमियान ताउन से मुमकिन हुई। यह सब कुछ मौके पर मौजूद डॉक्टरों की निगरानी में किया गया। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में 413 जीएस अराजी पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है। सर्वे, तस्दीक और तीनों तहसीलों से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स का मुशाहिदा करने के बाद डीएम ने रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी है। डीएम मधुसूदन हलगी ने कहा कि जिले में 98 एकड़ की 413 अराजी वक्फ बोर्ड के कब्जे में है। ज्यादातर हिस्सों में ईदगाह, कब्रिस्तान, दरगाह और करबला तामीर हैं। उन्होंने बताया कि केस की रिपोर्ट हुकूमत को भेज दी गई है। ये जमीन सरकारी जमीन है। रेवेन्यू रिकॉर्ड खतौनी में ये जमीन बतौर जीएस लैंड दर्ज है। हुकूमत से इजाजत मिलने के बाद मजीद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों ने चेक कराया कि वक्फ प्रॉपर्टी कितनी है और वक्फ प्रॉपर्टी के सापेक्ष में हमारे गवर्नमेंट लैंड कितने अंकित हैं। तो गवर्नमेंट के खतौनी में जो उनकी प्रॉपर्टी अंकित है वो हमें चेक करने के लिए कहा गया था। वो अतिक्रमण वाली बात नहीं है, उसमें वो देखना होगा कि कौन किस पे क्लेम कर रहा है, वर्तमान में जीएस लैंड पे क्या है या क्या नहीं है, वो चेक किया जा रहा है। उसका पूरा डिटेल अभी भेजा गया है और ऊपर जैसे भी दिशा निर्देश आएंगे उसी क्रम में हम लोग कार्रवाई करेंगे। और पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज 31 जनवरी को सदर जमहूरिया के खिताब से होगा। 1 फरवरी को वजीर खजाना निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। मोदी हुकूमत की तीसरी मुद्दत कार का यह पहला बजट होगा जब निर्मला सीतारमण मुसलसल 8वीं मरतबा बजट पेश करेंगी। बजट से कबल मुल्क का इक्तसादी सर्वे पेश किया जाएगा। 3 फरवरी के बाद सदर जमहूरिया के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक पर बहस होगी। बजट इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी तक और दूसरा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। और पहाड़ों पर मुसलसल बर्फबारी की वजह से शुमाली भारत में शदीद ठंड है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब और दीगर कई रियासतों को ठंड के साथ कोहरे और सर्द लहर का सामना है। दिल्ली समेत मगरबी उत्तर प्रदेश में आज और 19 जनवरी को कोहरे और ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली मेट्रोलॉजिकल सेंटर के मुताबिक मगरबी डिस्टर्बेंस अब 21 जनवरी की रात से सरगर्म हो जाएगा। इसके असर की वजह से 22 और 23 जनवरी को दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुड़गांव समेत पूरे एनसीआर में बारिश का इम्कान है। आईएमडी ने आज दिल्ली में कम से कम दर्जाए हरारत 10 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा से ज्यादा दर्जाए हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ के कई इलाकों में कोहरे की पेशगोई की है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ज़ैली हिमालय, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और शुमाली मशरकी रियासतों में अगले 2 दिन तक घना कोहरा छाए जाने का इम्कान है। आईएमडी के मुताबिक तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि मोरिन के इलाके और खलीज मीनार में तूफानी मौसमी हालात बरकरार रहने की तवक्को है। पूरे शुमाली भारत में घने धुंध की वजह से कई इलाकों में हद निगाह 0 थी। इससे हवाई और रेलवे खिदमात दोनों मुतासिर हो रही हैं। और भारत और अमेरिका ने साइबर खतरात और जराइम की तहकीकात में ताउन बढ़ाने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुजरिमाना तहकीकात में साइबर खतरे की इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक ताउन और मालूमात के तबादले के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मफाहिमतनामे को हतमी शक्ल दी गई है। मफाहिमतनामे पर अमेरिका में भारतीय सफीर विनय मोहर कवत्रा और अमेरिका की होमलैंड सिक्योरिटी की कायम मकाम डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टी गलियानो के दरमियान वाशिंगटन में डीसी में दस्तखत हुए। मफाहिमतनामे से दोनों ममालिक के मुताल्लिका एजेंसियों को मुजरिमाना तहकीकात में साइबर खतरे की इंटेलिजेंस और डिजिटल फोरेंसिक के इस्तेमाल के हवाले से ताउन और तरबियत की सतह को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे दोनों ममालिक के दरमियान दहशतगर्दी, उसकी माली मुआवनत, मंशियात की स्मगलिंग, मुनज़्ज़म जराइम, इंसानी स्मगलिंग, गैर कानूनी नकल मकानी, मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जैसे मुख्तलिफ उमूर पर ताउन बढ़ेगा। भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल के मुताबिक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर मफाहिमतनामे से दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को मजीद तक़वियत मिलेगी।
मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज प्रयागराज के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पहुंचे और डुबकी लगाई और पूजा की। वज़ीर दिफा ने महाकुंभ को एक रूहानी और सकाफती त्यौहार करार दिया। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज प्रयागराज में आकर संगम में स्नान करके मैं स्वयं को बहुत ही कृतार्थ महसूस कर रहा हूं और मैं मानता हूं कि यह सनातन धर्म का एक महाकुंभ है और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक एक पर्व है। यह हमारा संगम का यहाँ पर आयोजन, और मैं मानता हूं किसी पंथ, संप्रदाय अथवा मजहब के साथ जोड़कर इसको नहीं देखना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति का ही यह परिणाम है। इतना बड़ा आयोजन इस स्थान पर हो रहा है और भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। संगम में डुबकी लगाने के लिए लाखों अकीदतमंद महाकुंभ पहुंच रहे हैं। स्वामी सच्चा बाबा आश्रम के सरपरस्त स्वामी चंद्र देव महाराज ने महाकुंभ में आने वाले अकीदतमंदों को संगम में नहाने और दीगर यात्री मकामात का दौरा करने की अहमियत के बारे में बताया। कुछ माधव ऐसे हमारे हैं जो इससे भी बाहर हैं, तो उनके भी दर्शन पंचकोशी परिक्रमा के अनंतर द्वादश माधव का दर्शन करना भी इस तीर्थ यात्रा का एक अंग है। सोमेश्वर भगवान का दर्शन करना भी, अक्षयवट भगवान का दर्शन करना भी और लेटे हनुमान जी का दर्शन करना भी यह गंगा स्नान, तीर्थराज प्रयाग के आगमन, तीर्थाटन का मुख्य आवश्यक केंद्र है। यहां भी जाया जाना चाहिए। और बैनुल-अक़वामी खबरों में ईरान के सुप्रीम कोर्ट के अहाते में आज एक हमले में 2 जज हलाक हो गए। हमले में एक जज के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में पेश आने वाले इस वाक़े को हुक्काम ने दहशतगर्दाना हमला करार दिया है। बताया जाता है कि हमलावर ने हमला करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज ने उसे ऐसा करने से रोक दिया और उसे अपनी तहवील में ले लिया। फिलहाल उससे पूछगछ की जा रही है। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने सुप्रीम कोर्ट की इमारत के एतराफ भी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। इस हमले में जान की बाजी हारने वाले ईरानी सुप्रीम कोर्ट के जजों की शिनाख्त जस्टिस मोहम्मद मुखीसी और अली के नाम से हुई है। इन दोनों का शुमार ईरानी अदलिया के सीनियर जजों में हुआ था। इसराइल की काबीना ने गजा जंग बंदी मुआहदे को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने हमास के साथ मुआहदे पर मोहर लगाने का ऐलान मुआहदे पर अमल आवरी के आगाज से एक रोज कबल किया। नेतन्याहू को दफ्तर ने एक मुख्तसर बयान में कहा कि हुकूमत ने हफ्ते की सुबह 6 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली मुलाकात के बाद मुआहदे की तौसीक की। बयान में कहा गया कि हुकूमत ने मुग़वियों की वापसी के लिए मुअय्यना मुद्दत की मंजूरी दे दी है। यरगमालियों की रिहाई का फ्रेमवर्क इतवार से नाफिजुल अमल होगा। यह मुआहदा इब्तदाई 6 हफ्ते की जंग बंदी के मरहले से शुरू हो जाएगा, जिसमें यरगमालियों के लिए कैदियों का तबादला शामिल होगा और यह 15 माह पुरानी जंग के खात्मे की राह हमवार कर सकता है। इस मरहले में 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा, जिनमें ख्वातीन, बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के मर्द शामिल हैं। इसराइल पहले मरहले के इख्तिताम तक इसराइली जेलों में कैद 19 साल से कम उम्र की तमाम फिलिस्तीनी ख्वातीन और बच्चों को रिहा कर देगा। इसराइली वजारत इंसाफ ने जुमे को 95 फिलिस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जारी की है, जिन्हें इतवार को पहली बार रिहा किया जाएगा। और नाज़रीन, खेल की खबरों में बीसीसीआई ने हफ्ते को आइंदा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी भारतीय टीम का ऐलान किया। जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी और हार्दिक पांड्या सभी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। तीनों ने आखिरी बार 2023 वर्ल्ड कप में वनडे फॉर्मेट में हिस्सा लिया था। रोहित शर्मा 15 रुकनी टीम की क़यादत करेंगे, जबकि शुभमन गिल नायब कप्तान होंगे। ताहम मोहम्मद सिराज को ड्रॉप कर दिया गया है। साथ ही इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में बुमराह की जगह हर्षित राणा टीम में होंगे। इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 6 फरवरी से शुरू हो रही है, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से खेली जाएगी। टीम इस तरह रहेगी: रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल नायब कप्तान, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर,
कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा टीम में शामिल होंगे। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।